आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पानी की टंकी के बाद अब सैटेलाइट से पहले वर्कशॉप की दीवार गिरने से सुबह के वक्त अफरा तफरी मच गई। एक कार और ई रिक्शा दब गई। वैन में सवार स्कूली बच्चे और राहगीर बच गए। पुलिस और फिर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार पहुंच गए, जिनमें महिला डॉक्टर के साथ शर्मनाक करतूत का चर्चा चल ही रहा था। बीच सड़क पर स्कॉर्पियो सवार दवा कारोबारी ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने उसे स्कॉर्पियो के साथ दबोच लिया है। सुरंग बनाकर चोरी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अंतिम संस्कार में दो पक्षों के भिड़ने से खलबली मच गई। बच्चा उठाकर भाग रही महिला को भीड़ ने दबोच लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने धरने का ऐलान कर दिया है। बांस बेत के फर्नीचर को नई पहचान दिलाने वाले नत्थू हुसैन नहीं रहे। सनसनीखेज मर्डर में बेटे के बाद पिता गिरफ्तार। आज की सबसे बड़ी खबर भी बताएंगे, वो ये कि चौबला से किला पुल जाने वाले रास्ते को एक बार फिर 1.5 माह के लिए बंद किए जाने की तैयारी है। आइए अब आपको सभी खबरों की तफसील बताते हैं। अब 45 दिन बंद होगा चौबला से सिटी वाला रास्ता। सिटी स्टेशन से किला तक रोड बनकर तैयार हुई, तो अब एक बार फिर इस रोड को बंद करने की तैयारी है। इस बार ऐसा चौपुला पर बने अटल सेतु की मरम्मत के चलते किया जाएगा। इस नए फ्लाईओवर में तकनीकी दिक्कत पैदा हो गई है। एक्सपेंशन ज्वाइंट में 4 से 5 इंच तक का गैप बढ़ गया है, जिससे दिक्कत हो रही है। इसी को देखते हुए अब इसकी मरम्मत का काम कराया जाएगा। उसके लिए करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। कार्यदायी संस्था का चयन भी कर लिया गया है। काम शुरू होने पर फ्लाईओवर पर ट्रैफिक करीब 45 दिनों तक बंद रखना जरूरी होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का सर्वे किया है। योजना के मुताबिक मणिनाथ रूट से दिन में 2 पहिया वाहन गुजरेंगे, जबकि रात के वक्त 4 पहिया वाहनों को भी इस रूट से ले जाने की अनुमति होगी। वहीं भारी वाहनों को लाल फाटक वाले मार्ग से शहर में एंट्री और एग्जिट दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के मुताबिक पूरा प्लान तैयार कर जल्द ही आधिकारिक रूप से रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। सैटेलाइट से पहले दीवार गिरने से मच गई खलबली। थाना बारादरी के इलाके में ईसाइयों की पुलिया से मौर्य मंदिर जाने वाले रास्ते पर 12 फीट ऊंची दीवार गिरने से सुबह करीब 7 बजे जोर का धमाका हुआ। चीखों की आवाज़ भी सुनाई दी। वैगनार से निकलकर एक शख्स भागते दिखाई दिए। रिक्शा चालक दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन में सवार स्कूली बच्चे बाल बचे। अफरा तफरी मच गई। ये दीवार रोडवेज वर्कशॉप की थी, जिसे जर्जर हालत में देख लोग पहले शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फिर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार भी पहुंच गए। सुनवाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें क्या जानकारी दी है। सुबह गिरी थी दीवार ना बहुत तेज। अब हम तो गए थे बाहर देख रहे। हाँ। तो वो एक था छोटे लाल। तो क्या धमाका हुआ था? कैसी क्या आवाज? अरे बहुत धमाका हुआ, धूल गुब्बार उड़े एकदम। हाँ। गिर गई ना अपने आप दीवार। हाँ। दीवार थी बरक साहब की रोडवेज। हाँ। वो गिर गई नीचे। तो आप लोग देखने गए। हाँ। तो वो छोटे लाल नीचे थे, उनके ऊपर ठेला, उनके ऊपर ईंट है। तो कितने लोग इसमें जो दब गए थे? एक लोग दबा, एक लोग दबा। हाँ, छोटा लाल था, वो रहता है मौर्य के पास में। हाँ। पल्लेदारी करता है शामत में। वो कहते हैं बेचारों का पैर टूट गया है। पैर टूट गया? हाँ, उन्हें ले गए अस्पताल में। कहाँ भर्ती है? सिद्धिविनायक में। सिद्धिविनायक। हाँ, गंभीर है ना हालत बहुत। तो क्या पहले भी यहाँ पर इस तरीके के कुछ हादसे हुए? नहीं, ये पहली बार हुआ है। दीवार बहुत कमजोर थी। ये लापरवाही ना रोडवेज वालों की करना चाहिए। लापरवाही का वो हुआ है नतीजा। अच्छा, अगर दोपहर होती तो एक बड़ा हादसा होता? हाँ, दोपहर में बहुत बड़ा होता। दोपहर में आज सुबह का टाइम था, सुबह तो बहुत लोग कम निकलते ना। हाँ। ये तो दोपहर में तो बहुत चला फिर होती है। हाँ। सुबह को बहुत कम जाती है पब्लिक। हाँ। अब तो होता तो ज़्यादा गंभीर होता मामला। हाँ। मेरा नाम रंजीत सिंह। ये कैसे हादसा हुआ था, इस बारे में कोई क्षेत्रवासियों ने कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, शिकायत की हम लोगों ने। ये 2003 में लगभग बनी थी और बिल्कुल रेत की दीवार बनी हुई है। हम लोगों ने लिखित में आराम साहब को रोडवेज में शिकायत पत्र भी दिया था कि ये कभी भी गिर सकती है। इससे पहले आज़ाद नगर में जो दीवार है वो भी कई बार गिर चुकी है। उसमें कई साल पहले एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, और रोडवेज कर्मी कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं थे। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज किस समय? ये सुबह 7 बजे जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वैन खड़ी थी, वो भी बहुत बाल बची है वैन। इसमें किसी के चोट भी बताया जा रहा है? हाँ, एक छोटे रिक्शे वाला है, तो उसका पूरा ये हाथ और पैर पूरा बिल्कुल टूट चुका है, खूना खान हो चुका है। वो चल भी पाए, नहीं पता कह सकते। सिद्धिविनायक भर्ती है। तो यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी या नेता है? हाँ, सांसद जी आए थे, माननीय सांसद जी आए थे, और सांसद जी ने भी देखा और बहुत रोष जताया उस पर। इन लोगों को, अधिकारियों से कहा कि इसको दीवार को तोड़ के ठीक से बनाया। और दूसरी बात, ये दीवार नगर निगम की जगह में आगे बढ़ के बनी हुई है, जिससे कि ये 2003 में बनी है आसपास। नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है, बस ये थोड़ी चोट वोट लगी है। और ये गाड़ी है कि ये वैगनार थी, ये गाड़ी दब गई है। ये भी बाल बचे हैं इसमें, ड्राइवर भी उनकी गाड़ी के मालिक हैं। शाम में अस्पताल पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घायलों का हाल जाना। हादसे पर नाराजगी का इजहार किया।
सनसनीखेज मर्डर में बेटे के बाद पिता गिरफ्तार। रिटायर्ड एलआईयू सब इंस्पेक्टर गजराज सिंह की पत्नी शारदा यादव के कत्ल में सुभाष नगर पुलिस ने वरुण पाराशरी के पिता संजय पाराशरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मणिनाथ में हनुमानगढ़ी की रहने वाली शारदा यादव का सनसनीखेज कत्ल जायदाद नाम कराने में नाकाम होने पर किया गया था। पुलिस नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारी वरुण को गिरफ्तार करके चौंकाने वाली गुत्थी पहले ही सुलझा चुकी है। पूछताछ में साफ हुआ था कि कत्ल की जानकारी वरुण के पिता संजय पाराशरी को भी थी। पुलिस ने उसे रेलवे पटरी के पास फ्लाईओवर के नीचे से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में संजय ने कबूल किया है कि शारदा यादव की लाश को दूसरे जिले में ठिकाने लगाने की सलाह उसी ने बेटे वरुण को दी थी, इसलिए कि जल्द ही इस कत्ल के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। वो बेटे के साथ कार में लाश लेकर गया भी, लेकिन वरुण ने उसे रास्ते में उतार दिया था। पुलिस की तैयारी अब संजय को कोर्ट में पेश करने की है। जननायक से बिहार के 10 बाल मजदूरों को उतारा। दरभंगा से अमृतसर जाने वाली जननायक एक्सप्रेस में बिहार के मुजफ्फरनगर के 10 किशोर समेत 12 को बरेली जंक्शन पर उतार लिया गया। इनमें 2 बालिग हैं। इन्हें पंजाब के अमृतसर में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। दिल्ली की जस्ट राइट संस्था के कंट्रोल नंबर पर सूचना मिलने के बाद बदायूं की काशी समाज शिक्षा संस्थान को सूचना दी गई। संस्थान के मैनेजर गंगा सिंह ने बरेली आकर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे चाइल्ड लाइन को जानकारी दी। दोपहर में ट्रेन पहुंची तो चाइल्ड लाइन के साथ संस्थान की टीम ने कोच को चेक किया। सूचना सटीक थी। इस दौरान ठेकेदार ट्रेन से गायब हो गया। इस मामले में चाइल्ड लाइन की टीम और संस्थान के पदाधिकारियों ने बच्चों का मेडिकल कराया। रात में बच्चों को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया। किशोर मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। उनके बारे में अब बाल कल्याण समिति फैसला लेगी। स्कॉर्पियो से छेड़छाड़ कर फैला दी सनसनी। थाना प्रेमनगर से छेड़छाड़ का एक चौंकाने वाला मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। स्कॉर्पियो सवार युवक ने सड़क पर जा रही महिला के ठीक सामने ब्रेक मारे। उसके बाद स्कॉर्पियो लगाने के बाद छेड़छाड़ करने लगा। उसकी इस हरकत पर महिला असहज हो गई। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उसे कुदैशिया पुल के नीचे स्कॉर्पियो के साथ पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उससे सैमसंग मोबाइल फोल्ड 4 और दूसरा रियलमी कंपनी का बरामद हुआ। नाम ईशान सक्सेना और रहने वाला कर्मचारी नगर का है। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो दवा कारोबारी है। महिला उसके पास बेटे के लिए इंसुलिन की दवा लेने के लिए पहुंची थी, तभी उसे पसंद करने लगा। जब वो अपने बेटे को छोड़कर आ रही थी तो रास्ते में स्कॉर्पियो लगा दी थी। ईशान ने कहा कि उससे गलती हो गई। खैर, उसे उसकी गलती के लिए पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। सीओ आशुतोष शिवम इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। दिनांक 4 व 5 मई की मध्य रात्रि को एक महिला द्वारा थाना प्रेमनगर पर यह सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम ईशान सक्सेना है, वह लगातार उस महिला का पीछा करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है तथा उन्हें जान का भय दिखाकर उनसे अब तक नगद कई हज़ार रुपए ले चुका है तथा लाखों रुपए की मांग करता है। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना प्रेमनगर पर सुसंगत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा तत्काल 2 टीमें बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। इसी क्रम में दिनांक 5 मई को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त ईशान सक्सेना को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन तथा उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी यह बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जेल गया जिम संचालक, भड़के हिंदू संगठन। कोतवाली पुलिस ने महिला डॉक्टर की तरफ से अल्टीमेट फिटनेस क्लब जिम के संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। दोनों पर बीएनएस की संगीन धाराएं लगी हैं। ये मामला गुजरे दिन मंजर आम पर आने के बाद से अब तक चर्चाओं में है। इसे लेकर हिंदू महासभा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया है। मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो अभी बरेली में एक जिम संचालक द्वारा महिला को नशा देकर उसके संग किया गया, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई, उसे ब्लैकमेल किया गया। ये हिंदू महासभा पिछले कई सालों से इस बात को उठा रही है कि अब जिहाद का रूप बदल दिया गया है। अब लव जिहाद की जगह जिम जिहाद कर दिया है कि जिम जिहाद के माध्यम से हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना आसान है। वहाँ पे जो जिमों में मुस्लिम ट्रेनर हैं वो अपने दोस्तों को मिलवाते हैं, वहाँ पे दोस्ती कराते हैं। इस तरीके की घटनाएं ये आम हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली से एक लड़की यहाँ पे भगा के लाए थे। जब उसके परिजन उस जिम पे गए तो जिम संचालक समेत उसके सारे कर्मचारियों ने उस पूरे परिवार की पिटाई की थी। ये जिहाद है। ये एक तरीके से सनातनी हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का एक माध्यम बन गया है। जब ये मोटी फीस लेते हैं जिम सिखाने की तो महिला ट्रेनर नियुक्त क्यों नहीं करते?
जब यहाँ पे प्रशासन के द्वारा महिला सिपाही है, महिला चिकित्सक है, हर तरीके से सब सुविधाएं अलग हैं, तो आखिर ये जिम में क्यों जानबूझकर मुस्लिम ट्रेनर वहाँ ट्रेनिंग दे रहे, गुमराह करते हैं। जो महिला और लड़कियाँ इनके झांसे में नहीं आती उनको इसी तरीके से नशा देकर ब्लैकमेल करते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं ताकि वो उनके इशारों पे नाचें। ऐसी ये एक महिला, ये हिम्मती साहसी महिला, मैं इसकी सराहना करूंगा, इसने ये खुलासा करके एक जिम के माध्यम से ये बताया है कि ऐसे कितनी महिलाओं का शोषण चुपचाप तरीके से हो रहा है और लोक लाज की वजह से वो महिलाएं चुप बैठी हैं। उन सब के न्याय के लिए हमने ज्ञापन दिया है। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सभी जिम मालिकों और संचालकों की पुलिस सत्यापन किया जाए और जिन जिमों में महिला ट्रेनर नहीं है उन जिमों में महिलाओं का प्रशिक्षण बिल्कुल बंद कर दिया जाए, किसी भी हालत में वहां ना होने दिया जाए। एसएसपी दफ्तर के निरीक्षण को पहुंचे डीआईजी अजय कुमार सानी ने दल पुलिस लाइंस और एसएसपी कार्यालय का मुआयना किया। परेड की सलामी और मार्च पास्ट के बाद पुलिस कर्मियों के टर्नआउट और अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया। शस्त्रागार में हथियारों के रखरखाव और अभिलेखों की स्थिति का जायजा लिया। मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा, फील्ड यूनिट और घुड़साल में जाकर पैनी नजर डाली। स्वान दस्ता यानी डॉग स्क्वाड ने इस दौरान अपने खोजी कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि अग्निशमन टीम के रिस्पांस टाइम का भी आकलन किया गया। यूपी 112 सेवा के तहत संचालित वाहनों का निरीक्षण करते हुए रिस्पांस टाइम, उपकरणों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की। संवेदनशील स्थानों की पहचान कर प्रभावी पुलिसिंग के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम, सीसीआर और डीसीआर का निरीक्षण कर कॉल रिस्पांस टाइम और लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यातायात कार्यालय और परिवहन शाखा में वाहनों की स्थिति, कैदियों के सुरक्षित परिवहन और पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के अंत में डीआईजी ने पुलिस पेंशनर के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पकड़ लिए गए सुरंग बनाकर चोरी करने वाले। सीबीगंज पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया के स्क्रैप गोदाम से 20 लाख का तांबा सुरंग के रास्ते चोरी करने वालों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तब जबकि वो ई रिक्शा में रखने के बाद तांबे के तार बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब उन्हें रोका गया तो तेजी से भागने लगे। इस दौरान उनका रिक्शा पलटा तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के फायरिंग करने से 3 में से 2 घायल हो गए। निजाम, अब्दुल समी और मोहम्मद खालिद इनके नाम हैं। तीनों महेशपुर में वहीं के रहने वाले हैं, जहाँ पद्मावती एसोसिएट्स की मालकिन शिवानी जैन का स्क्रैप गोदाम है। इनसे नकदी के साथ तमंचे, कारतूस और खोखे भी मिले हैं। सीओ सेकंड अंजनी कुमार तिवारी इनके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 28/4/2026 को वादनी श्रीमती शिवानी जैन पत्नी पंकज जैन निवासी सिविल लाइन भटनागर कॉलोनी, थाना कोतवाली, बरेली के द्वारा थाना सीबीगंज पर सूचना दी गई कि उनकी अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट जो थाना सीबीगंज क्षेत्र में स्थित है की बाहरी दीवार के पास सुरंग बनाकर बदमाशों द्वारा गोदाम से 2 टन करीब कापर स्क्रैप चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना सीबीगंज बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 170/26 धारा 305A 331(1) BNS पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 6/5/2026 को प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज पुलिस टीम के साथ झुमका तिराहे से बिलवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बंडिया नहर के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय इनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश ई रिक्शा से बिलवा पुल से झुमका तिराहे की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया कापर स्क्रैप है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा प्रभावी ढंग से घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की गई तथा ई रिक्शा के नज़दीक आने पर इनको ई रिक्शा को रोकने का प्रयास किया गया तो ई रिक्शा चालक द्वारा तेज़ी से ई रिक्शा को मोड़कर कच्चे रास्ते पर भगाया गया, जिससे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची तथा पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों के कब्जे से 1-1 अदद तमंचा, 1-1 अदद खोखा कारतूस व 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश का नाम पहले का निजाम पुत्र नजाकत निवासी महेशपुर, दूसरा अब्दुल समी पुत्र अब्दुल हफीज निवासी महेशपुर, तीसरा बदमाश अब्दुल खालिद पुत्र बाबू बख्श निवासी महेशपुर है। इसके कब्जे से 2350 नगद बरामद किया गया है। निजाम के पास से 2600 रुपये नगद
और अब्दुल समी के पास से 8,050 रुपये नकद बरामद किया गया है। ई रिक्शा से 65 किलो कॉपर का स्क्रैप जो पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया था बरामद किया गया है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना सीबीगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। बच्चा उठाकर भाग रही महिला को पकड़ लिया। थाना सिरौली के मोहल्ला कौवाटोला में सुबह करीब 10 बजे कुछ बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा शाहिद खान का था। एक संदिग्ध दिखने वाली महिला शाहिद खान के बेटे उजैफ को गोद में उठाकर भागने लगी। तब बच्चों ने शोर मचा दिया। इससे भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने महिला को पकड़ लिया। युवाओं ने महिला को पीटने का प्रयास भी किया, लेकिन समझदार लोगों ने ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पता किया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ। वो बच्चे को उठाकर क्यों भागने लगी थी, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। OLX पर दोस्ती, ठगी और अब ब्लैकमेलिंग। थाना सीबीगंज में एक महिला बेहद संगीन मामला लेकर पहुंची। पुलिस को बताया कि इज्जतनगर के रहने वाले रोहित सक्सेना ने OLX ऐप के जरिए जान पहचान की। उसके बाद उन्हें लोन दिलाने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर 25,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। इसी दौरान धोखे से अपने साथ फ़ोटो खींच लिए थे। कार में बैठाकर गलत हरकत करने की कोशिश की। फ़ोटो के बल पर अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। मां की मौत, बेटे पर मारपीट करने का इल्ज़ाम। थाना फरीदपुर के पौजौनी गांव में खिला देने वाला मामला सामने आया है। 70 साल की महिला ओमवती की मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद उनके शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां उनके बड़े बेटे ने चौंकाने वाली जानकारी दी। बताया कि मां का किसी बात को लेकर छोटे भाई राकेश से विवाद हो गया था। इल्ज़ाम लगाया कि राकेश ने उनसे मारपीट कर दी। इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। हमारा नाम दिनेश, माँ के साथ मुझे घटना हुई। भाई से छोटे वाले से मौत को। कितनी उम्र रही होगी माँ की आपकी? 70 साल। कब विवाद हुआ था? या 3-4 दिन से विवाद कर रहा था। किस बात पर विवाद कर रहा था? वो जी हमारे ऊपर, जैसे हमारी माँ ने हम बीमार थे, उसने अगर हमारे ऊपर कुछ हमें खड़ा कर दिया तो वो ये कह रहा था उसने माँ के ऊपर रुपया लगा दिया और हमने अपनी ज़मीन का हिस्सा हमने एग्रीमेंट कराया। कब मारपीट की थी माँ से? ये 3-4 दिन हो गए। रोज़ गाली गलौज किया। रात उसने खूब करी है। कब मौत हुई थी माँ की आपकी? रात सही सांझ हुई, करीब 7-7:30 बजे। पकड़ गया भाई आपका? हाँ, वो पकड़ गया। गन्ना किसानों के लिए फिर धरना देंगे भगवत सरन। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता भगवत सरन गंगवार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर एक बार फिर नवाबगंज में धरना देंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। इस दौरान रसोई गैस और दूसरे तमाम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। अफसरों के लिए वो काफ़ी मुखर दिखे हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। ऐसा ये कार्यक्रम पूर्व से संयोजित है, जिसमें 17 मार्च के लिए एक ज्ञापन दिया था किसानों की, गांव वालों की समस्याओं को लेकर। उसमें बहुत सारी 16 बिंदु थे और उन बिंदुओं में सबसे मेन बिंदु था गन्ने का भुगतान। 72 करोड़ रुपए की आरसी कट चुकी है ओसवाल चीनी मिल की, लेकिन ना आरसी की वसूली है और न किसानों के भुगतान के लिए शासन और प्रशासन की कान पर जू रेंग रही है। दूसरे था जो छुट्टा जानवर हैं उनके द्वारा, चाहे कैजुअल्टी की बात करें, चाहे बड़ी मेहनत के बाद किसानों की फसल की बात करें, तो एक ये विषय था। और इसी क्रम में करीब 16 वो हैं, उन पर ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के बाद में कुछ नहीं हुआ तो 2 तारीख को नवाबगंज में धरना दिया। फिर कुछ नहीं हुआ तो आज आपको मजबूरन किसानों के हित में, गरीब और ज़रूरतमंद के हित में आप लोगों को से निवेदन करना पड़ा कि आप लोग आएँ और इन सारी सूचनाओं को अपने माध्यम से बरेली के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन को अवगत कराने की कृपा करें। शायद कुछ हो जाए, और नहीं होता है तो परसों 8 तारीख के लिए हम अपने घर से निकल के झंडे और डंडे के साथ में अकेले गांधी प्रतिमा पे तपती धूप में इसलिए बैठेंगे कि किसान उस समय गन्ना खोद रहा होगा अपना। तो हम भी इन लोगों को, जब हम पहुंचेंगे तो अधिकारी भी आएंगे, उन्हें एहसास हो गर्मियों में वो एसी में बैठ के गुलछर्रे उड़ाते हैं, और किसान जो अन्नदाता है वो खेतों में कहना चाहिए दोपहर में तपती दोपहरी में काम करता है।
और शायद इन लोगों के कान पे जू हो गए। वैसे तो 70 से 75%, 80% जो यहाँ अधिकारी होंगे वो किसान के ही परिवार के होंगे, लेकिन जब सत्ता में बैठता है आदमी तो वो अपने बुजुर्गों के दुख और दर्द भूल जाता है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये दुख दर्द उन लोगों तक पहुँचे। शातिर बड़े अस्पताल से उठा ले गया बाइक। कोतवाली के इलाके में गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल से एक युवक मोटरसाइकिल उठाकर तेजी के साथ रफू चक्कर हो गया। संजय नगर में त्रिमूर्ति भवन के पास रहने वाले सोनू मौर्य ने बताया कि वो अस्पताल में रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए पहुंचे तो बाइक को अंदर पार्किंग में खड़ा कर दिया। शाम करीब 7 बजे वापस जाने के लिए पार्किंग पहुंचे तो बाइक गायब थी। आसपास तलाशने पर बाइक नहीं मिली तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी। सीसीटीवी चेक किया तो एक युवक बाइक उठाकर ले जाते दिखाई दे गया। उसने बहुत ही शातिराना तरीके से बाइक को उठाया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। बाईस मई से गिनती के लिए घर घर जाएंगे प्रगणक। डीएम अविनाश सिंह ने जनगणना 2027 को लेकर अपील जारी की है। कहा है कि पहले चरण के मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी लेंगे। जनगणना सिर्फ आबादी गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी जुटाए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की नीतियां और योजनाएं बनती हैं। इस बार भारत सरकार ने जनगणना को डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत 7 मई से 21 मई 2026 तक आम नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका दिया गया है। 9 मई 2026 को यूथ एंड स्पोर्ट्स डे मीडिया डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोगों से अधिक भागीदारी की अपील की गई है। सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए नागरिक पोर्टल पर जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर किसी को सेल्फ एन्यूमरेशन में दिक्कत आती है तो वो कंट्रोल रूम के नंबर 0581242888 या मोबाइल नंबर 7985296287 और 9792359227 पर संपर्क कर सकते हैं। बिजली के कैंप में 462 शिकायतों का निस्तारण। विद्युत विभाग आपके द्वार अभियान के तहत एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया। किला नवाबगंज, रिठौरा, फरीदपुर, इज्जतनगर, विशारदगंज, मीरदापुर, देवरनिया और बहेड़ी क्षेत्रों में कैंप का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करना था। कैंप में नेगेटिव बैलेंस, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज, मोबाइल नंबर अपडेट और बिल से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 471 शिकायतें मिली, जिनमें से 462 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। करीब 7,55,000 रुपए का राजस्व भी आया। इस दौरान करीब 7,55,000 रुपए का राजस्व भी आया। नहीं रहे बेंत फर्नीचर के पुरोधा नत्थू हुसैन। बांध बेंत फर्नीचर के काम को दुनिया भर में नई पहचान देने वाले नत्थू हुसैन 57 साल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तिलियापुर के रहने वाले थे, मधुमेह रोग से पीड़ित थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। सुबह घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शाम तिलियापुर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में उद्योग विभाग के अफसर भी दिखाई दिए। उन्हें करीब से जानने वाले DRD एम्प्लॉयज़ यूनियन के नेता सलमान ज़मीर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नत्थू हुसैन साहब तिलियापुर गांव के रहने वाले थे। पिछले 30 वर्षों से बांस बेत उद्योग से जुड़े हुए थे। बरेली में बांस बेत की जो पहचान दिलाई, उसमें इनका अहम रोल रहा। ये आसाम से बांस बेत लाते थे, उसको फर्नीचर में, उसको कलात्मक डिज़ाइनिंग रूप देने के बाद उसको यहाँ पर मेलों में, नुमाइशों में लगाया करते थे और उसकी बिक्री यहाँ हुआ करती थी। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट से आप जुड़े हुए थे। नत्थू हुसैन साहब ने एक काम ये किया था कि बिथरी चैनपुर में जो रूर्बन मिशन योजना थी, उसके अंतर्गत क्लस्टर के रूप में हस्तशिल्पियों के समूह बनाए थे और उसमें बांस बेत को उन्होंने उसमें वरीयता दी थी। और इसके अलावा ये बनारस में जब 2015 में वहाँ अर्बन हाट में जो हमारे मंत्री हैं गोयल साहब भारत सरकार के, उन्होंने इनको पुरस्कार भी दिया था। बरेली में जो जितने भी सरस मेले मिले उसमें भी इनके स्टॉल को प्रथम स्थान मिला था। आज काफ़ी तादाद में लोग जो हस्तशिल्पी थे और जो कारीगर थे और विभिन्न विभागों के लोग, जिला उद्योग केंद्र, DRDA ब्लॉक और हमारे वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी आज इनके जनाजे में तिलियापुर में शामिल हुए थे। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के श्री पुलकित जैन साहब भी आज उनके जनाजे में मौजूद थे।
और पूर्व हमारे जो इलियास खान साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो भी उनके जनाजे में मौजूद थे। आज हस्तशिल्पियों को जो मार्गदर्शन देने वाले और एक अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स के कारीगर हमारे बीच से गुजर गए और बरेली ने काफ़ी एक ऐसे आदमी को खो दिया जिसने पतंगसाजी में भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो ये शिल्प थी उसको बढ़ावा देने का काम किया था। आपने बांस बेत को बरेली में जीआई कराया था, जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी इसको कराया था। ये नाबार्ड, DRDA विभिन्न विभागों से, जिला उद्योग केंद्र से भी जुड़े रहे थे और इन्होंने बरेली की पहचान बांस बेत से कराकर बरेली का नाम रोशन किया था। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।